2024 के चुनाव से पहले अब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है। अब की बार दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज एक मुद्दे पर चर्चा होगी। विषय है अब की बार 400 पार। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर कई सभाओं में भी इस बात को कहा और इसका नारा लगाया भी, लगवाया भी कि अब की बार 400 पार। फिर यह भाजपा एनडीए सरकार में है, पूर्ण बहुमत में है। 2014 में भी थी और 2019 में भी थी, सरकार चल भी रही है। तमाम ऐसे जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में थे 2019 में, उनको पूरे भी किए। उसके बाद फिर अब 400 की संख्या क्यों? इसके लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं नीरज गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के पुराने नेता हैं पवन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक श्रीवास्तव जी। नीरज भाई से यह बात मैं पूछना चाहूँगा, अब की बार 400 पार क्यों है? 400 पार का ही लक्ष्य क्यों है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने प्रदेश और देश में जो इतने कार्य करे हैं, उसी को लेके उन्होंने एक सोच लेके आए हैं कि हम 400 के पार सांसद की संख्या को लाएंगे। सरकार में तो अभी है ही है और पूर्ण बहुमत की सरकार में है। जो पार्टी जो चाह रही, सरकार जो चाह रही है वह कर रही है। फिर 400 की ही संख्या क्यों चाहिए? देश में रहने वाले सारे व्यक्तियों को एक दिखाना है कि हम लोग जिस हिसाब से देश और प्रदेश में एक अच्छे से जो काम कर रहे हैं, तो हम 400 की संख्या पार करेंगे सांसदों को ये दिखाने के लिए कि हम एकजुटता से सभी लोग एक साथ रह के और देश में भारत की सरकार फिर बनाएंगे। कौन भाई, जब 2014 में सरकार आई, उस समय जो घोषणा पत्र था सब तो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन 2019 में जब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तो उसमें जो घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था, कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान जी की हो गई है। सीए भी एक विवादित मुद्दा लोग कहते हैं, तो सीए था वो भी लगभग वो चल रहा है और गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के पहले उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो जो बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर के लोग बात तो करते थे, लेकिन लागू करने में हिचक थी। अटल जी ने अपनी सरकार के दौरान यह कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए घोषणा पत्र के तमाम विषयों को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। 19 के बाद ये विषय जब लागू हो गए, तब अब 400 की संख्या का लक्ष्य क्यों है? क्या ऐसा, आप विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो समान रूप से चर्चा होते रहते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे बचे रह गए हैं जिनको ये है कि 400 की संख्या आएगी, उससे ज़्यादा सदस्य संख्या हो जाएगी, फिर हम लागू कर पाएंगे? देखिए, एक बहुत ही पुरानी समस्या थी पूरे देश की, कश्मीर की धारा 370 की। तो मोदी जी ने जो 400 कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो 400 का शब्द दिया है, 400 पार, 370 अपने लिए और 30 और जो जिनसे गठबंधन है उनके लिए, इसको मिला के 400 के पार कहा है। तो और दूसरा विषय ये है कि विपक्ष को चुनौती है, लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर रही भाजपा,
2014 में 282, 2019 में 303 और अब की 400 पार, क्योंकि अब की बहुत काम हुए हैं। जो काम विशेष रूप से शेष रह गए हैं वो है, एक तो न्यायपालिका में देर से लोगों को न्याय मिल रहा है और एक एक 1.5 महीने की छुट्टी रहती है। इन सब विषयों को लेकर भी वो चिंतित है कि आम जनमानस मैं वही जानना चाह रहा था, जो वीडियो को सुने वह भी ये जानना चाहेंगे कि वह कौन सा मुद्दा है जो रह गया है जिसके लिए 400 की संख्या चाहिए। देखिए, विकास कभी समाप्त नहीं होता। विकास की गंगा बह रही है और तेज़ी से बहे, और जगह का विकास हो और बढ़िया विकास जितने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा सदस्य संख्या तो अभी सरकार के पास है ही। आपको बताया कि न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गरीब जनता न्याय नहीं मिलता, वो संतोष करके बैठ जाती है। लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक विवादित मामला है, यह तमाम विवादित तरीके से ज़मीनों को अपना लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून है, लागू करना है, उसका भी एक मामला है। असम की सरकार ने मदरसों को प्रतिबंधित करने का काम किया है। तो ये 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि आपको क्या लगता है, क्या इन 3 मुद्दों के लिए चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में सरकार आए कि कोई चूक ना कर पाए? एकदम सच है ये बात कि जो समझ रहे हैं, कहा है कि कुछ आप तो समझ गए होंगे, समझ गए में यही विषय है कि यूसीसी लागू होगा तो वक्फ बोर्ड ये सब तो अपने से समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी लागू हो जाए, न्यायपालिका एक सामान्य रूप से काम करने लगे, जो वहाँ बहुत दिनों का छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है, वो भी जन सामान्य की तरह वो भी सरकार के अधीनस्थ होती है। ठीक है, एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी है, पर उसके ऊपर भी सरकार है। तो सरकार ये चाहती है कि आम जनमानस के लिए न्याय सुलभ हो जाए और ये जो लोगों की ज़मीनें कब्जा होती है वक्फ बोर्ड के नाम पे, जहाँ चाहते मजार बना दे, जिस ज़मीन पे भी उंगली रख दिया वो वक्फ बोर्ड की हो गई। यह सब जो बेमतलब के कानून है और इतने दिनों से दबाव में सब झेल रहे थे, उससे मुक्ति के लिए चौथी सरकार, तीसरी बार की सरकार 400 पार हो, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती का विषय है। और विपक्ष को 2 बार से विपक्ष का नेता नहीं मिल पा रहा है, तीसरी बार भी न मिले, उसकी भी हैट्रिक हो, इसके लिए भी अग्रिम बधाई विपक्ष को। आलोक भाई, ऐसा क्या है? मैं पवन भाई को खोद रहा था कि ये कुछ बताएंगे, लेकिन पवन भाई बता नहीं रहे या कुछ दबा रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके लिए सदस्य संख्या 400 पार होना जरूरी है? मतलब ऐसा बहुमत जिसमें फिर कहीं कोई टिक ना पाए, जो बात सरकार चाहे, संसद भवन से जो भी विषय चाहे उसे पूरा कर दे, उसे कानून बनाकर लागू कर दे। तो क्या ऐसा कुछ है? क्या आप क्या सोचते हैं, क्यों 400 पार जाना चाहते हैं? अब देखिए, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कई चीज़ों की जुगलबंदी बहुत बढ़िया करते हैं, हर एक शब्द को दूसरे शब्द से बढ़िया नहीं जोड़ लेते हैं। 370 बहुत पहले से फेमस हो चुका है, तो उन्होंने एक जुगलबंदी की तरफ दे दिया कि 370 अपना व्यक्तिगत भाजपा का, और उनको जोड़ करके 400 पार। और उसके ये तो जुगलबंदी वाली बात हो गई। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 370 का जो संख्या दिया, तो 370 क्योंकि उसका अन्य पार्टियां विरोध कर रही थी, एक विवादित मुद्दा था जिसे कभी खत्म नहीं होगा, हाँ, ऐसा माना जा रहा था। ये जो है तो उसी तरीके से कुछ अन्य जो विषय हैं जिनको मैं जानना चाह रहा था पवन जी से, बता रहा हूँ तो कि अभी विषयों को भी ये खत्म करना चाहते हैं। 370 लगातार चर्चा में है। 370 खत्म करने के बाद अंक 370 लगातार चर्चा में। लोग घूम के कश्मीर पर दिमाग जाता है, उससे होता है कि भाई जो पीओके है उसको हम ले लें, ये सब दिमाग में एक अंक से सब घूमने लगते हैं। अब दूसरा है कि मोदी जी ने कहा कि अगले जो चरण में हम तीसरे राउंड में आ रहे हैं, तो हम बड़े बड़े फैसले लेने हैं, इसके लिए भी देश तैयार है। तो फैसले लेने के लिए आपको सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी मस्ट है, तभी आप जो है अनगिनत फैसले बिना किसी विरोध के ले सकते हैं। अब 370 का 543 सीट जो है लोकसभा की है, उसको 2/3 कीजिएगा तो आएगा 364, 363.33, 364 मान लीजिए। राज्यसभा 245 से उसका 2/3 कीजिएगा, आएगा 145, 164, उसका 164 आएगा, इसका लोकसभा का 364।
तो 370 कहने का मतलब कि आना हमको 364 आना चाहिए। मतलब 370 भी जीवित रहेगा, 364 आ गया तो बड़े बड़े फैसले ले सकते। भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 आ जाए तो उस स्थिति में सरकार जो भी विषय चाहे, जिन भी विषयों पर कानून बनाना चाहे, उन विषयों को वह पूरा कर डाले। हाँ, पूरा कर डालेगी अगर इतनी मेजॉरिटी उसके पास रहेगी तो, क्योंकि बहुत से फैसले, बहुत से कानून बनाने होते हैं, उसमें 2/3 मेजॉरिटी मस्ट है। तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए हमको 364 आना चाहिए। अब 364 कहने से तो कोई फायदा है नहीं, ऐसे अंग चुनिए जो हमेशा पॉपुलर रहे। 370 जो है अनुच्छेद लगा, वहाँ से हटा है, 370 हमेशा जीवित रहे। आलोक जी ने कुछ बातों को साफ कहा, हालांकि उन्होंने एक प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल किया 370 इसलिए क्योंकि वह कश्मीर में लोग यह मानते थे, भारत में तो कम से कम मानते ही थे कि कश्मीर से यह कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कश्मीर के नेता, भारत के गैर भाजपा नेता लगातार इस बात को कहते थकते नहीं थे कि यह कश्मीर से 370 कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, इसके लिए भी तमाम विपक्ष के नेता दावा करते थे और मोदी सरकार ने दोनों काम कर डाले। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इसमें न्यायपालिका की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन 370 तो पूरी तरह से इसका श्रेय सरकार को जाता है। तो तीसरी पारी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड है, मदरसा है, एक देश एक कानून है, एक देश एक चुनाव है, समान शिक्षा है, भारत की अर्थव्यवस्था है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए संसद से कानून बनने की ज़रूरत है और इनमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा केवल संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर सड़क पर भी करेगा। एनआरसी के मुद्दे पर पूरा देश इस बात को देख चुका है। नीरज भाई, जो बाहर मैदान में चुनाव घोषित होने के पहले अभी माहौल दिख रहा है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार कर जाएगी? हालांकि जैसा पहले रहा है एकदम, कैसे? उसमें कोई दो राय कैसे? कुछ कारण बताएंगे कैसे 400 पार करेगी? कारण आप देखिए, विपक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने वाला। हम कहते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक भी विपक्ष का कोई, जैसे भाजपा के बहुत से प्रत्याशी चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, वो अपना बैनर टांगे हैं, 52 लोकसभा प्रयागराज लिख रहे हैं कि शायद हमको टिकट मिल जाए। इसी तरह किसी अन्य पार्टी का मतलब विपक्ष तो गायब है ही नहीं ढूंढने पे। और सिर्फ क्या कारण है, योगी जी और मोदी जी का विकास का पहिया जिस गति से चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़क गली नाली पर सीमित है, अर्थव्यवस्था से लेके पढ़ाई तक, पढ़ाई से लेके दवाई तक, दवाई से लेके सड़क तक, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं, जन सुविधा जो पब्लिक को मिली है, उसके लिए आज हम लोग कह रहे हैं 400 के पार, और हम 100% की 400 के पार रहेंगे। आलोक भाई, आप लगातार बाहर रहते हैं, लोगों से अलग अलग विषयों पर संवाद करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो, और प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 पार, वहाँ तक पार्टी पहुँचती है, तब की स्थिति में क्या ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जो पार्टी को 400 पार या भारतीय जनता पार्टी को 370 तक पहुँचाने में मदद करेगी? देखिए, पहला तो नरेंद्र मोदी पर देश की जनता को विश्वास है। किसी भी स्टूडेंट से ही पूछिए, 2014 में जब आए उसके बाद से चैनल के चलते हैं डायरेक्ट टू होम, बेडरूम तक जो है चैनल पहुंच गया। अब बच्चों की स्थिति ये है कि 2014 से 2024 तक जो बच्चा 8 साल का था वो 18 साल का पूरा हो चुका है। और वो 8 साल में मोदी जी पर बिल्कुल वो इतना फोकस है कि उनसे सीधे इंटरेक्शन उनका बहुत बढ़िया हो चुका है। भले मुलाकात भले न हो, लेकिन टीवी पर उनका इंटरेक्शन बहुत बढ़िया, उसको फॉलो भी करते हैं सब। बच्चों से कई बार मैम टोक दिए, अब तो कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मोदी जी उनके सबसे बड़े फॉलोअर हो चुके हैं। तो वो बच्चे जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके कामों पर विश्वास करते हैं। विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है किसी को वोट देने में।
तो जब कोई जाएगा तो भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमको हर चीज़ में, विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में, सब में कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, देश घर की व्यवस्था को संभालने में कई बार सालों लग जाते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं। अब देश की व्यवस्था के संभालने में एक वक्त चाहिए, 10 साल तो सोचने में ही, विचारने में लग जाएगा, तो उसके बाद का वक्त चाहिए। तो अब 10 साल में बहुत कुछ हो चुका, अब आगे बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर आम आदमी को इस कदर भरोसा हो चुका है, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि वो जो कह रहे हैं उसको करके दिखा रहे हैं। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चलिए, इसके पहले भी सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, कई बार तो भारत की भी बेइज्जती हो जाती थी। अब नाम किसी ने का नहीं लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि बात होता कि पीछे से कोई आया, आपके देश के जो मुखिया उसी किनारे कर दिया, ऐसे कई बार दृश्य आए हैं। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहाँ किसी अन्य देश के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं या प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, तो पीछे से बाइडन भी मिलना चाहते हैं उनसे कि मिले। तो ये जो टीवी पर जब चलता है तो बच्चों में विश्वास होता है घर कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है। तो मजबूती के कारण जो है, अब जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जा रहे हैं। जब परीक्षा पर भी चर्चा करते हैं या कहीं मीटिंग जाते हैं, बच्चों से मिल लेना, ये सब जो है उनको उनके तरफ अट्रैक्शन पैदा करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे लिए जो हो रहा अच्छा है। आलोक भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, वह जो कहते हैं उसे करते हैं, करने के कारण ही लोगों का भरोसा बढ़ा। लेकिन चुनाव में पूर्व में भी देखा गया कि केवल विकास एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे कोई चुनाव जीता जा सके। भावनात्मक मुद्दे क्या ऐसे हैं? आप क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से हैं, तो ऐसा कौन सा मुद्दा इस चुनाव में चलने जा रहा है पार्टी और संगठन की तरफ से, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं पूरी पार्टी का आत्मविश्वास है वो आसमान पर है, 7वें आसमान पर है? ऐसा कौन सा मुद्दा है और राम मंदिर उसमें कितना महत्वपूर्ण है? बहुत वर्षों से हिंदू, यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है बहुत प्रताड़ित था और अपने को 2वें दर्जे का नागरिक मानता था, अभी तक की जो प्रदेश की और केंद्र की सरकारें पूर्व में रहा करती थी। अब इधर 2014 के बाद से जो हिंदुओं में जो एक मजबूती आई है और जो आत्मबल आया है कि हम लोगों का देश है, हम लोगों की सुनी जाएगी, तो भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। उसके तहत राम मंदिर की जो 500 वर्षों से पूर्व की लड़ाई थी, कितने पूर्वज हमारे बलिदान हो गए और कितनी लंबी लड़ाई चली, उसमें जो सफलता मिली उसका श्रेय निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अब दूसरा विषय भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का काशी का विषय, ज्ञानव्यापी का विषय, यह सब विषय भी इसी तीसरी सरकार में सब निपट जाएंगे। और जितना भोंपू बजाते हैं लोग कि लाश बिछ जाएगी, खून की नदियाँ बहेंगी, ये सब खाली मुंह से बकाबक है मुंह का और कहीं कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था योगी जी की इतनी तगड़ी है कि चूं से चाँ नहीं कर पा रहे, कितने बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए और कितनों की लिस्ट अभी है। आपने देखा कि सरकारें पहले भी पेपर आउट हुआ करते थे और अब भी पेपर आउट हो रहे हैं, पर तब के पेपर और अब के पेपर में फ़र्क है कि अब जो आउट करेगा इतना सलाखों पे चढ़ा दिया जाएगा कि उसकी 2-3 पुष्ट पेपर के नाम से भाग जाएगी। तो ऐसी मजबूत सरकार और जो कि सामाजिक सरोकार रखती हो, चाहे मजदूर हो उसके साथ भी मोदी जी बैठ जाते हैं, सफाई कर्मी हो उसका भी पूरा सहयोग करते हैं, उसके साथ भी बैठ कर उसकी भी दुख दर्द को बांट कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को भी जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग भी पढ़े लिखे उस समय नर्वस हो जाता है, उनको भी एक आत्मबल प्रदान करते हैं, सूत्र बताते हैं। नेता जो नए नेता हैं उनको भी सूत्र बताते हैं। तो सामाजिक काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति 11-11 दिन सिर्फ जल पे रह जाना और तब भी देव दर्शन करके अपने को व्यस्त रखना और पूरा अपना अध्यात्म मजबूत करना, यह इतने अच्छे कार्य हैं जिनके ऊपर दैवी कृपा है
और निश्चित ही 400 के पार इस बार सरकार बनी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, अपनी टिप्पणी से ज़रूर अवगत कराएं। और चुनाव घोषित होने के पहले और चुनाव घोषित होने के बाद आपको चुनाव से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और उससे संबंधित तमाम मुद्दे आपके सामने रखे जाएंगे। आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।